अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द ओवर रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स एंड मैस एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज़। ये हमारा टॉपिक जो है कि फॉसल फ्यूल्स पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हसार कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या मसाइल हैं, ठीक है, कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फॉसल फ्यूल के ओवर यूज़ की वजह से हैं। और दूसरा, फॉसल फ्यूल के इतने ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए क्या ख़तरात लाहक हैं, यानी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो फॉसल फ्यूल के ओवर रिलायंस की वजह से उनकी ख़त्म हो रही हैं स्पीशीज़। तो सबसे पहले देखिएगा फॉसल फ्यूल्स होते क्या हैं। कोल, पेट्रोलियम और गैस, इनको फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है। इन्हें फॉसल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि आज से कोई मिलियन ईयर्स पहले जो जानदार थे मर गए और ज़मीन के नीचे दफन हो गए, तो उनके केमिकल और बायोकेमिकल डिग्रेडेशन के नतीजे में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फॉसल्स कहते हैं मुर्दा जानदारों की बाकियात को। तो इसलिए ये फ्यूल्स, क्योंकि हम इन्हें ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोयले को, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, तो इसलिए इन्हें फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है। अ, तकरीबन जो है हमारा जो डेली हम यूज़ करते हैं ईंधन, ठीक है, उसका 95% जो है वो फॉसल फ्यूल्स ही यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, दे फुलफिल ओवर 95% डेली रिक्वायरमेंट। तो जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये कोई मिलियन ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं प्रोड्यूस होने में। ये प्लांट मटेरियल या फिर जो एनिमल डिके से प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन जो है, कार्बन इज़ ड्राइव फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, यानी कह लें कि जो कोयला है इसका ओरिजिन प्लांट्स होंगे, जबकि पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है इनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट एडिशंस टू मैंस एनर्जी रिसोर्सेज। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन ड्राइव फ्रॉम, यानी एनिमल, मेराइन एनिमल जो हैं और प्लांट्स, इनकी डिकम्पोजिशन से ये प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बताया गया है कि इनके सोर्सेज कहाँ पे हैं। द मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड इन पोटोहार, बदीन और सुई। हम देखते हैं कि सुई गैस जो है वो सुई के मकाम से आती है, तो ये इनके मेजर सोर्सेज हैं पाकिस्तान में। अच्छा, कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो कि फॉसल फ्यूल्स की ओवर रिलायंस की वजह से हैं। ठीक है, फॉसल फ्यूल से ज़्यादा इन्हसार की वजह से कौन से असरात हैं, तो इनको डिवाइड किया गया है डायरेक्ट इम्पैक्ट में और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से बराह रास्त कौन से मसाइल हैं और बिलवास्ता कौन से असरात पैदा हो रहे हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट में देखिएगा, इसमें इट इंक्लूड्स कन्वर्जेंस, डिग्रेडेशन, पोल्यूशन और डिस्टर्बेंस ऑफ हैबिट्स एट एक्सट्रैक्शन साइट्स। अब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है तो इसमें एक तो है कि कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, हमारी जो है मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, डिग्रेडेशन का अमल हो रहा है, आलूदगी फैल रही है, और इसके अलावा कि वो जो हैबिटेट्स हैं जो कि उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ से ये फॉसल फ्यूल्स को निकाला जाता है, तो ये उन हैबिटेट्स के लिए डिस्टर्बेंस की वजह भी बनते हैं। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द इंक्रीजिंग एसेस फॉर फार्मर्स, हंटर्स एंड सेटलमेंट्स। अब जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में ये मुतासिर कर रहा है फार्मर्स को, किसानों को, ठीक है, बस्तियों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है ये। तो जो इम्पैक्ट है फॉसल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने का या इस पे इंसार करने का, तो हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में। ठीक है, इसको फर्दर आप डिटेल स्टडी करके इसमें चीज़ें देख सकते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या है। और ये बेसिकली हमने फॉसल फ्यूल्स का जो इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं या इसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल हैं वो हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ की जो मादूमियत, किसी स्पीशी का ख़त्म हो जाना। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन का मतलब है कि किसी स्पीशी का टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, किसी स्पीशी का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, यानी उसका एक जानदार भी बाकी ना रहे। इसको अगर हम देखें, द मूवमेंट ऑफ
extinction is generally considered to be the death of the last individual of the species। यानी किसी स्पीशी का एक जानदार भी, जो आखिरी जानदार भी मर जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये स्पीशी टर्मिनेट हो गई है या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशी। तो एक्सटिंक्शन जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम देखते हैं कि जो भी जानदार हैं उन्होंने एक वक्त में आके ख़त्म होना है, ठीक है। एनिमल्स हों या प्लांट हों तो वो एक ख़ास वक्त के बाद डिसअपेयर होते हैं। अब ये क्या है कि इस प्लेनेट में, अर्थ पे, अब तक पाई जाने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, या कह लें कि अब तक पाए जाने वाली जितने भी जानदार हैं, उनमें से 98% जो है वो उनका ख़ात्मा हो चुका है, ठीक है। जब हम शुरू से देखें कि अर्थ का वजूद कब से हुआ, उससे लेकर अब तक जितने भी जानदार थे, चाहे एनिमल्स या प्लांट्स, तो उनमें से 98% तो ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, ठीक है। और तो जब भी कोई स्पीशी ख़त्म होती है तो उसकी जगह कोई दूसरी स्पीशी ले लेती है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसका जो इकोसिस्टम में रोल है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह कोई नई स्पीशी आ जाती है। अब ज़मीन पे, अर्थ पे जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट है, यानी स्पीशीज़ के ख़त्म होने का जो रेट है, रफ्तार है, वो 0.1, बिटवीन 0.1 एंड 1 स्पीशी पर 10,000 स्पीशी पर 100 ईयर्स। यानी 100 साल में 10,000 स्पीशीज़ में से 0.1 से लेकर 1 स्पीशी तक जो है वो ख़त्म हो रही है, उसकी एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 स्पीशीज़ हैं तो हर 10 साल में क्या होगा, तकरीबन एक स्पीशी जो है वो उसका खात्मा हो रहा है। दिस इज़ नाउन एज, इसे कहते हैं बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। दिस इज़ नाउन एज बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा मैस एक्सटिंक्शन या बायोटिक क्राइसिस। अब जब भी एक्सटिंक्शन होती है यानी किसी स्पीशी का खात्मा होता है तो उससे क्या है, उसे बड़े पैमाने पर अगर हो तो उसे कहते हैं मैस एक्सटिंक्शन या फिर बायोटिक क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वाइड स्प्रेड एंड रैपिड डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब इससे हो क्या रहा है कि जब भी लगातार अगर स्पीशीज़ जो हैं मादूम होती जाएंगी, उनका खात्मा होता जाएगा, तो ये ज़मीन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी एक ख़तरा लाहक है, ठीक है। तो अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी तेज़ी से ये कम कर रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी होता है कि अर्थ पे रहने वाले जानदारों की मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो मैस एक्सटिंक्शन या बायोटिक क्राइसिस ये एक बड़े पैमाने पर लफ्ज़ यूज़ होता है। अब मैस एक्सटिंक्शन से होगा क्या कि इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें शार्प चेंज आएगा और जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद में इजाफा होगा। अब जब एक, कह लें कि एक बड़ा जानदार मरता है और इसकी डिग्रेडेशन होती है, तो उसकी जो डिग्रेडेशन होती है, बायोडिग्रेडेशन, वो कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फिर क्या होगा, उनकी जो अफजाइश है या वो तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है। उनकी जो तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफा होगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद में तेज़ी से इजाफा ही इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि जो मैस एक्सटिंक्शन है या बायोटिक क्राइसिस है या किसी स्पीशी का मादूम होना या ख़त्म होना वो तेज़ी से हो रहा है। अब यहाँ पे आप मैस एक्सटिंक्शन की डेफिनेशन देखें कि मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स इन विच स्पीशीज वैनिश मच फास्टर देन दे आर रिप्लेस्ड बाय रिप्रोडक्शन। यानी स्पीशी का रिप्रोडक्शन के ज़रिए नए जानदार बनाना, और मैस एक्सटिंक्शन में क्या होगा कि वो स्पीशी तेज़ी से मर रही है बजाय इसके कि उसके नए जानदार पैदा हो रहे हैं। तो अगर अमवात का रेट ज़्यादा होगा पैदावार की निस्बत, तो वो स्पीशी एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ही स्पीशी के नए जानदार पैदा होने की निस्बत उस स्पीशी के अगर जानदारों की अमवात का रेट ज़्यादा है तो एक वक्त में वो स्पीशी क्या होगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कुछ जानदार जिसकी हम सुनते हैं कि वो पहले वक्तों में थे लेकिन अब नहीं है, इसमें एक डायनासोर है, ठीक है। इस तरह के बहुत से जानदार जो है आज से कई सौ साल पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। अब एक एक एस्टीमेट के मुताबिक कि जो वर्ल्ड स्पीशीज़ का 75% है, यानी 75% स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, तकरीबन पिछले 2.8 मिलियन ईयर्स में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये टाइम स्पैन बहुत कम है स्पीशीज़ के ख़त्म होने का। यानी अब तक जितनी भी स्पीशीज़ इस ज़मीन पे आई हैं उनका 75% जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। कितने दौरानिया में?
तकरीबन 2.8 मिलियन ईयर्स में। अब हम देखते हैं कि जो 5 मेजर एक्सटिंक्शन हुई हैं, ठीक है, टॉप 5 एक्सटिंक्शन, उनमें सबसे पहले है एडोविशियन सेलुरिन एक्सटिंक्शन, ये 440 मिलियन साल पहले। और इसमें हुआ क्या था कि इस एक्सटिंक्शन में जो स्मॉल मेराइन ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, छोटे समुद्री जानदार, वो मर गए। उसके बाद है डेवोनियन एक्सटिंक्शन, ये तकरीबन 365 साल पहले। और इसमें क्या था, मैनी ट्रॉपिकल मेराइन स्पीशीज वर वेंट एक्सटिंक्ट, यानी ट्रॉपिकल समुद्री जानदार थे। ट्रॉपिकल ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं। उसके बाद है परमियन ट्रेजिक एक्सटिंक्शन, ये 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 250 मिलियन साल पहले। और इसमें क्या हुआ, और इसमें ज़मीन पर पाई जाने वाली बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, उनकी एक्सटिंक्शन हुई थी, वो नापैद हो गई थी। और उनमें जो है ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स शामिल थे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आमतौर पे कहते हैं कि ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। उसके बाद है ट्रेजिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, ये 210 मिलियन साल पहले हुआ। अब इसमें लैंड पे रहने वाली, यानी ज़मीन पे रहने वाली जो वर्टिब्रेट स्पीशीज़ थी, वो ख़त्म हो गई, और इनमें डायनासोर वगैरह भी शामिल है। उसके बाद जो है वो क्या है, क्रिटियस क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन, ये 65 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। और इसमें तकरीबन जो है 50% प्लांट, जो पौधे और जानवर हैं, उनका खात्मा हुआ। तो ये टॉप, यानी सबसे बड़ी जो एक्सटिंक्शन है अब तक की, उसको कैटेगराइज किया गया है 5 डिफरेंट एक्सटिंक्शंस में। तो ये वन बाय वन इसको आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि जो एक्सटिंक्शन हुई है स्पीशीज़ की ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। अब हमें हमें पता है कि जो ज़मीन का जो औसत दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, उसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि ये बहुत सी स्पीशीज़ के लिए बहुत बड़े असरात लेके आया, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, इसमें उनकी कसरत, अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस का मतलब होता है कि मिकदार या कसरत कितनी ज़्यादा। उसके बाद कि जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस आई हैं, बिहेवियर में चेंज आया है, और स्पीशीज़ के सर्वाइवल में। तो ये कह लें कि 4 मेजर इम्पैक्ट हुए हैं क्लाइमेट क्राइसिस के ऑन एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ पर जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि अबंडेंस, यानी उनकी कसरत, उनमें कमी आई है, जेनेटिक कंपोजिशन में तब्दीली आई है, उनके बिहेवियर में तब्दीली आई है, और उनके सर्वाइवल, उनकी बका को ख़तरा लाहक हुआ है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो इसकी वजह से क्लाइमेट पे क्या चेंज आया है, उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं। इसके अलावा ड्राउट, खुश्क साली, ह्यूरिकेन्स, ठीक है, समुद्री तूफ़ान का आना, राइजिंग सी लेवल, समुद्री सतह का बढ़ना। तो ये सारे मसाइल जो हैं, ये क्लाइमेट पे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ज़रा है कि आप ग्राफ देखें कि इसमें उन्होंने बताया कि 1850 से लेकर 2025 तक जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है, यानी अर्थ एवरेज टेम्परेचर, वो किस तरह इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आप देखें कि यही चीज़ जो 1850 पे जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा था अर्थ का, वो कितना था और अब कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज होने की जो एक बड़ी वजह, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो है क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोजेनिक जो प्रोसेसेस होते हैं, ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसल फ्यूल्स पर इंसार किया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्लाइमेट चेंज में बहुत क्लाइमेट में चेंजिंग आई, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो इससे क्या हुआ है, इससे स्पीशीज़ को भी, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, ठीक है। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो स्पीशीज़ के अंदर इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की एबिलिटी थी, उसमें भी कमी आई है, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ने एक रेड लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 10,967 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं,
ठीक है। और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये स्पीशीज़ बहुत तेज़ी से इनकी एक्सटिंक्शन होगी, यानी कि इनका ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह क्या होगा कि जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आएंगी, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो डिक्रीज़ आएगा, रैपिड डिक्रीज़ आएगा इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। इनमें सबसे पहले है द ब्रैम्बल के मेलोमिस, और इट इज़ द फर्स्ट एक्सटिंक्ट मैमल, यानी सबसे पहला मैमल था जिसका खात्मा हुआ। ठीक है। इट बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ ये। और ये जो है ये कहाँ पाया जाता था? ये पाया जाता था आइसलैंड ऑफ ब्रैम्बल के। ठीक है। ब्रैम्बल के जजीरे पर ये पाया जाता था। और बेसिकली ये क्या है? ये एक ब्रैम्बल के मेलों में से चूहा है एक। ठीक है। और ये कह लें कि समुद्रों के साहिल के साथ ये पाया जाता था चूहा। तो इसका जो है मस्कन क्या था? समुंदर की सतह के में इजाफे की वजह से जो है ये इसका ख़ात्मा हुआ, क्योंकि ये जजीरे पे रहता था। तो जब समुद्री लेवल बढ़ा, समुद्री सतह में इजाफा हुआ, तो इसकी वजह से इनका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद है कोरल रीफ स्पीशीज़। ये जो कोरल रीफ है ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका बहुत तेज़ी से ख़ात्मा हुआ। ठीक है। ये समुद्री जानदार थे, और इनके जो ख़ात्मे की जो बड़ी वजह है वो है मैस ब्लीचिंग, डिज़ीज़, बीमारियां, और समुंदर का जो है टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है। मैस ब्लीचिंग डिज़ीज़ caused by rising ocean temperatures as well as ocean acidification, यानी समुद्री जो पानी है उसकी तेज़ाबियत में इजाफे की वजह से इनमें ऐसे मसाइल या ऐसी बीमारियां पैदा हुई जो कि इनके ख़ात्मे की वजह बनी। उसके बाद जो है माइग्रेशन ऑफ चिनोक सैल्मोन। सैल्मोन एक फ़िश है। तो ये स्पीशीज़ जो हैं इन्होंने माइग्रेशन की है। माइग्रेशन क्यों की? क्योंकि जो ओशियन टेम्परेचर है उसमें इजाफे की वजह से इन्हें वहाँ से मूव करना पड़ा। तो इस तरह भी बहुत सी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में चेंजेस आई हैं कि स्पीशीज़ जो हैं वो एक जगह से जहाँ पे उसका उनका मस्कन था वहाँ से उन्हें माइग्रेट होना पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, अर्लियर ब्रीडिंग टाइम्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन ट्री स्वेलोज, यानी शुमाली अमेरिका के दरख्त निकलने के लिए इब्तदाई अफजाइश के औकात जो हैं उसमें भी तब्दीली आई है। अब ये ट्रीज़ की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पे भी बहुत असर हुआ, उनके बिहेवियर चेंज हुए। ठीक है। आम तौर पे जो उनके ब्रीडिंग टाइम्स थे, ठीक है, उसमें चेंजेस आई हैं, उसमें तेज़ी आई। तो जो ग्रोथ है या कह लें कि इन स्पीशीज़ का जो इन ट्रीज़ का उगना है वो पहले की निस्बत बढ़ गया। इसके बाद ज़रा देखें सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो क्या आई हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो काजिंग सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, ठीक है, या फिज़िकल चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो जिस्मानी तब्दीलियों का भी बाइस बनी। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि कुछ स्पीशीज़ के जो एग्स हैं उनके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जो है एग बनने से लेकर उसमें से जो है वो बच्चा निकलने के दौरान का जो वक्त होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मुर्गियों की बात करें तो एग बनने से लेकर चूज़ा निकलने के दौरान का जो वक्त है दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मादा जो है 99% मादा हैं और सिर्फ 1% जो है वो नर हैं। अब जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो इंक्यूबेशन पीरियड पे भी इफ़ेक्ट करता है, हार्मोनल चेंज का बायस बनता है, जिसमें जो फीमेल और मेल की जो रेशो है वो डिस्टर्ब होती है, वो चेंज होती है। नेक्स्ट जो है वो है कॉमन टाउड एंड ग्रीन टाउड इन सॉर्दर्न इटली। अब इसमें क्या है कि जब मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं तो उससे जीनियाती यानी जीन्स में भी तब्दीली आती है। ठीक है। स्पीशीज़ जो हैं वो अपनी जगहों से माइग्रेट होते हैं, दूसरों के मस्कन में जा बसते हैं।
तो उससे क्या है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फिर उनकी जब रिहाइश गाहों में तब्दीली आती है तो वो म्यूचुअल कह लें क्रॉस करते हैं, तो उनकी बाहमी अफ़ज़ाइश जो है वो फिर नस्लों को मुतासिर करती है। यानी कि हैं अलग-अलग स्पीशी लेकिन वो आपस में क्रॉस करके एक न्यू स्पीशी बनाएँगे और उससे क्या होगा उनकी अपनी स्पीशी को ख़तरा लाहक होगा और इस तरह बायोडाइवर्सिटी में भी चेंजेस आएँगी। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जैसे जनूबी इटली में एक कॉमन टॉड, ठीक है? और इसी तरह एक ग्रीन टॉड है। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या इंटरब्रीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा उसके इनकी स्पीशीज़ चेंज होंगी, उनके हैबिटेट जो हैं वो भी हैबिटेट चेंज होने की वजह से एक्चुअली ऐसा होता है। इसके बाद है व्हेल्स, पेंगुइन्स एंड सील्स, ठीक है? जब सी आइस मेल्ट एंड ओशियन एसिडिफिकेशन इन द आर्कटिक ओशन इज रिड्यूसिंग रेल पॉपुलेशन। अब दो दो वजूहात हैं, एक तो समुद्री जो है समुंदर का पानी उसका टेम्परेचर में इजाफा और दूसरा ओशियन एसिडिफिकेशन यानी समुद्री पानी की जो के में एसिडिक कंटेंट का बढ़ना, ये भी बहुत सी स्पीशीज़ के लिए मसाइल का सबब बनता है। अब क्या होता है कि समुद्री जानदार बहुत से ऐसे हैं जो कि दूसरी स्पीशी को खाते हैं, ठीक है, दूसरे जानदारों को खाते हैं। अगर वो जानदार जो हैं वो उन पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, किस कोई भी तब्दीली हो, क्लाइमेट चेंज हो या समुद्री पानी में कोई चेंजेस आएँ, एसिडिफिकेशन हो या टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो स्पीशी अगर डिस्टर्ब होगी तो फूड चेन भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और उसमें कमी वाक़या हो गई है, तो इस तरह क्या होगा फूड चेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगी, तो इससे भी इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। और इसी तरह फिर एक स्पीशी के मादूम होने की वजह से फिर कई सालों तक जो हैं असरात वो बाकी रहते हैं। नेक्स्ट जो है ये है क्रॉप लॉसेस ऑफ अप टू 60%। अब जब क्या होता है कि जब मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, या दर्जा हरारत तब्दील होता है तो उससे ऐसी बीमारियाँ जन्म लेती हैं जो कि हमारी फसल की अफजाइश को कम कर रही हैं, ठीक है। तो तकरीबन 60% जो है हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, ये दर्जा हरारत तब्दील होता है, तो एक बीमारी है उसका नाम है फिजेरियन एयर ब्लाइट। अब ये क्या करता है, ये गंदम की जो है फसल उसको खाने के काबिल मतलब उस पे अटैक करता है, गंदम की फसल को बीमारी लग जाती है जो कि खाने के काबिल नहीं रहती। तो इससे क्या होगा कि जो फसलें हैं उनकी अफजाइश में तेज़ी से कमी आ रही है और ये भी किस वजह से है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ यानी नागवार अजनबी अनवा। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो किसी ख़ास इलाके के लिए होती हैं, ठीक है। अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई स्पीशी लाई जाए और उसकी अफजाइश में तेज़ी से इजाफ़ा हो तो वो उस मुल्क की जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए ख़तरा बन जाती हैं, ठीक है। एक नागवार अनवा यानी एक स्पीशी जो कि किसी दूसरी जगह से लाई गई है, तो वो क्या अगर वो मुतारिफ़ करवाई जा रही है किसी ख़ास जगह पे किसी इलाके में और उसकी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है तो वो अपने माहौल को नुकसान नए माहौल को नुकसान पहुँचाती है। और ये भी एक बड़ी वजह है, ठीक है, कि नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, तो ये भी बहुत सी स्पीशीज़ के ख़त्म होने की वजह है। और दूसरा इससे बहुत सी मौसमियाती तब्दीलियाँ भी आती हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि वाटर हैनथ। अब ये क्या है, ये एक साउथ अमेरिका में रहने वाला जानदार है, ठीक है। इट इज़ नाउ बी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब ये बेसिकली साउथ अमेरिका का था में पाया जाने वाला जानदार है, ये स्पीशी वहाँ पाई जाती है, लेकिन अब ये हर जगह मौजूद है सिवाय अंटार्कटिका के। अब जैसे ही क्लाइमेट वार्म होता है यानी आबो हवा गर्म होने लगता है तो इसकी तादाद में तेज़ी से इजाफा होता है, ये बहुत तेज़ी से अफजाइश करता है। अब जब इसकी अफजाइश में इजाफा होगा तो ये क्या करेगा, ये जो ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, उनको डीऑक्सीजनेट करता है यानी तेज़ी से उनमें से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। अब उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे मछलियाँ हैं या बाकी जानदार हैं तो वो हलाक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह फिर क्या होगा, फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी और समुद्री
इकोसिस्टम भी मुतासिर होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें स्पीशीज़ को कंज़र्व यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए या और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनके असरात को कम करने के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे इक़दामात करें, ठीक है, जो कि हमारे जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं हम उनको अचीव करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, तो हमने ऐसे इक़दामात करने हैं कि जो क्या करे, जो कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग ना होने दे या कम होने दे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फॉसल फ्यूल्स की बजाय हमें फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे फॉसल फ्यूल के कोई रिप्लेसमेंट लेके आनी है। यानी हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि हमारे माहौल को आलूदा ना करें, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। हमें स्पीशीज़ को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ जिनका ख़तरा है कि आने वाले वक्तों में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसे इक़दामात लेने होंगे कि जो उन स्पीशीज़ को तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया करें और उनको मस्कन भी मुहैया करें। इसके अलावा माहौलियाती निज़ाम की बहाली और हयातियाती तनों के मुवाफ़िक तरीक़ों से आबो हवा में तब्दीली के लचकदार स्पीशीज़ के साथ जंगलात की बहाली इनकी तासीर को मज़ीद बढ़ा सकती है। यानी मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, ठीक है, और हमें रीफॉरेस्टेशन करनी है, यानी दोबारा जंगलात लगाने होंगे ताकि हम ये हमारी जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए इको फ्रेंडली हो और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी सेफ़ रहे। और इसके साथ साथ जो समुद्री साहिल पे रहने वाले जानदार हैं, ठीक है, या समुद्र में रहने वाले जानदार हैं, उनके लिए हमें ऐसे इक़दामात करने होंगे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और अगर मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, कोई सैलाब या कोई तूफ़ान आता है तो उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये चंद इक़दामात हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हैं, वरना क्या होगा कि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा, उससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे, उससे हमारे इन्वायरमेंट भी मुतासिर होगा, हमारी स्पीशीज़ भी मुतासिर होंगी और लाइफ भी मुतासिर होगी। तो आज इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फॉसल फ्यूल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से क्या मसाइल हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वो स्पीशीज़ के मैस एक्सटिंक्शन का कैसे